सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 जिसका नेम फ्रैक्शन है कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके थे और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर साइन। ओके, तो हमें ये फिलअप्स करने हैं और प्रॉपर साइन लगाना है इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस चैप्टर में बेसिकली सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली क्लास में आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। तो इसको सीरियसली आप लेकर के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, इसमें हमें क्या करना है कि बताना है कौन बड़ा है इन दोनों में से। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्लियर? मैं अभी आपको थोड़ा सा हार्ड वाला तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद जब हमारा सॉल्व होगा तो फिर मैं उसको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। क्लियर? हार्ड वाला इसलिए क्योंकि वो हमारे बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। देखो फर्स्ट मेथड, पहले मैं फर्स्ट मेथड से बताता हूँ। क्लियर? फर्स्ट मेथड जो है वो हमारे हर तरीके के फ्रैक्शन में एप्लीकेबल हो जाएगी। देखो, हमारे लिए 3/8 और 5/8 में से बताना है कि कौन बड़ा है। क्लियर? तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यू जो है ना इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 8 से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से, और हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद हम दूसरा वाला मल्टीप्लाई करेंगे। ये नीचे से ऊपर वाले एरो में देखना तुम है ना। 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद अब देखो 3 8 जा होता है मेरा 24। 3 8 जा होता है हमारा क्या? 24। फिर इसके बाद 8 5 जा होता है मेरा 40। क्लियर? इन दोनों में से बड़ा कौन है? 40। तो 40 वाला बड़ा है तो ऐसा साइन आ जाएगा। अब क्योंकि मेरा इधर पे ये वाला साइन आया तो फिर मेरा वहां पर भी कैसा साइन आएगा? यही वाला साइन आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरा क्या होगा? ये माइनस 5/8 मेरा बड़ा है। अब आ जाते हैं बच्चों में सेकेंड मेथड पे। मैं ज्यादा तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जब भी आपके टीचर्स हो सकते हैं अलग मेथड से बताएं तो दोनों मेथड में आप कंफ्यूज ना। देखो सेकंड मेथड ये कहता है कि ये दोनों मेरे नंबर थे। क्लियर? अब इन दोनों नंबर में बच्चों मेरा क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऊपर वाली वैल्यू में जो बड़ा होता है वही हमारा बड़ा नंबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो नीचे बस कंडीशन क्या होती है सेकंड मेथड में कि नीचे वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ऊपर जो बड़ा होता है वही मेरा बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 8 थे तो ऊपर मेरा 5 वाला नंबर बड़ा था, इस वजह से दोनों का आंसर देखो सेम ही आएगा दोनों मेथड से। क्लियर? तो ये हो गई मेरी सेकंड मेथड। तो आंसर हमारा क्या होगा? हमें बस साइन लगाने थे तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख देंगे? ये वाला साइन। अब अगर आप इसको सेकंड वाले क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से करना चाहो तो वैसे कर लो, सेकंड से करना चाहो तो वैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का सेम है ना। ये भी 14 है, ये 14 है, तो नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है, इस वजह से मेरा जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 11/14 मेरा बड़ा नंबर होगा। इस तरीके से अब देखो अगर मैं सी वाले पार्ट पे आ जाऊं तो सी वाले पार्ट में मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है? लेकिन मेरा न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको जैसा मैंने बताया आप वैसे ही करो तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है? तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। एरो का याद रखना, मीन्स 1 और 7 को, ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने को आप ऐसे मैं बताता हूँ एरो वगैरह लगा करके। और फिर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 into 1। ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 1 7 जा 7 और 2 1 जा 2। क्लियर? कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो मेरा ऐसा एरो आएगा, मीन्स ऐसा साइन आएगा, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 मेरा बड़ा होगा 1/7 से। क्लियर? तो सी वाले पार्ट का आंसर मेरा पता चल गया हमें। ठीक है? सी वाले पार्ट का भी हमने क्या निकाला? 1/7 छोटा है और 1/2 बड़ा है, मीन्स ऐसा आया ना। तो मैं इधर पे ये बना दिया मैंने, और सेकंड वाले का भी मेरा ऐसा ही आया था। क्लियर? अब आ जाते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। डी वाले में अगेन देखो हमारी वैल्यू सेम नहीं है ना डिनोमिनेटर की।
इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जब भी ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, देखिए आप ऐसे ही करो डी वाला, जैसे मैंने बताया। आप ज्यादा मेथड करते हैं तो हम कंफ्यूज और होने लग जाते हैं। बताने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरीके से समझो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 2/7 और क्या है हमारा 2/9। तो अगेन मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 2 × 9, फिर मैंने ब्रैकेट बनाया और फिर 2 × 7 या 7 × 2, दोनों एक ही वैल्यू आएगी। 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 14, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगे तो भी 14। बस हमें मल्टीप्लाई का तरीका सही होना चाहिए। 2 9 जा 18, 7 2 जा 14, कौन बड़ा है 18 बड़ा है, तो ऐसा साइन आएगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ ऐसा साइन आया तो यहाँ पे भी हमारा कैसा आएगा ये सारा आएगा, मतलब 2/7 मेरा ग्रेटर है। तो यहाँ पे मैं 2/7 में डी वाले पार्ट में क्या बता दूंगा, ये 2/7 इज ग्रेटर। इसके बाद आ जाते हैं इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम ई वाले पार्ट पे। अगेन हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 4 × 8 कि आप ओरली भी कर पाओगे, अगर आप पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, है ना। तो ये हम लिख देते हैं 4 8 जा 8 4 जा 32, 5 7 जा 35, कौन बड़ा है 35 बड़ा है, इस वजह से ये वाला साइन हमारा ई वाले पार्ट में आ जाएगा। क्लियर, तो आप अपनी बुक में लिख लेना इसके लिए। एफ वाला पार्ट अगर हम देखें एफ वाला पार्ट, तो एफ वाला पार्ट देखो दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी 31/45 है और ये भी 31/45 है, तो दोनों सेम ही तो है। और क्योंकि दोनों सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू का साइन आएगा। कौन सा आएगा, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, बहुत इजी है। एफ के बाद जी वाला पार्ट देखें तो देखो जी वाले पार्ट में हमें अगेन मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो आप ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, चलो मैं करके ही बता देता हूँ। 15 × 11 और 3 × 55। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ साइड में रफ वर्क में, 165। 15 × 11 आएगा 165, और 55 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 165। ये भी तो 165 आ रहा है, तो दोनों वैल्यू मेरी क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। दोनों वैल्यू मेरी क्या आ रही है, सेम। तो अब क्योंकि मेरी दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये दोनों मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाए। इसका मतलब देखो 165 है तो इक्वल्स टू का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू। तो जी में हमारा कौन सा साइन लगेगा, इक्वल्स टू का। एच वाला पार्ट हम देख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 12 ब्रैकेट 9 × 5, 9 × 5, 12 5 जा 60, 9 5 जा 45, कौन बड़ा है 60 बड़ा है ना। तो इस वजह से मेरा 5/9 क्या हो जाएगा, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं ऐसा ही साइन लगाऊंगा, तो 5/9 इज ग्रेटर। तो इस तरह से हमारा एच पार्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे एच पार्ट ही तक थे, तो ये पूरे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। इसमें लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। कह रहे हैं चेक करो कि ये जो फ्रैक्शंस है इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर, बहुत तरीके हैं, कम से कम 5 तरीके मैं बता सकता हूँ इस एक सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब आपके टीचर किस मेथड से करवा रहे हैं वो उनकी अप्रोच रहेगी, मैं आपको छोटी से छोटी मेथड बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर, लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट 2 मेथड तो आपको बताऊंगा जिस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो शॉर्ट मेथड में बताता हूँ आपके लिए, जो अभी अभी हम सीख के आ रहे हैं। क्लियर, तो वो मेथड क्या है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 13/15 और 26/30 लिख लेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 30, जैसा हम मान लीजिए ब्रैकेट लगा करके जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही। ठीक है, तो 13 × 30 कर लेंगे, और हम यहाँ पे कॉमा लगा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 26 को। क्लियर, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से,
तो जब हम 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 390 आएगा, है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे। और 15 और 26 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 7 8 9, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये आ रहा है मेरा 390। तो 15 और 26 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा 390 आ रहा है। क्लियर? तो बस आपको करना क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद किसको करना है मल्टीप्लाई, जो बचे हुए ये वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। इसका मतलब जब ये इक्वल आता है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाने लग जाते हैं। मींस बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, देयरफॉर 13/15 एंड 26/30 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। तो हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/15 एंड 26/30 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं लिख देता हूं EQUIVALENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड इक्विवेलेंट मींस फाइंड आउट करने की कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि टीचर मुझे लगता है कि उसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करवाएंगे। क्लियर? सेकंड मेथड देखो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, यही सेम क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं। अब देखो दोनों को हम क्या करेंगे, पहले मैं 13/15 यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। 13/15 मैंने लिखा, क्या मेरा 13 और 15 कोई किसी सेम टेबल में आते हैं? तो 13 और 15 मेरे किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तो वो मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा। फिर मैं 26/30 लिखूंगा, 26 और 30। अब मैं सोचूंगा क्या 26 और 30 किसी सेम टेबल में आते हैं? सोचो 26 और 30 डिविजिबिलिटी रूल भी हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो देखो इसके पीछे 6 है और इसके पीछे 0 है, तो ये दोनों हमारे 2 की टेबल में आते हैं, ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं, है ना। तो इसका मतलब 26 भी 2 की टेबल में आता है और 30 भी 2 की टेबल में आता है। तो 26 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो 2 1 जा 2, यहाँ से कुछ नहीं बचा, और फिर मैं 6 को नीचे उतारूंगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मीन्स 13। 2 को जब मैंने 26 से डिवाइड किया तो 13 आया। फिर जब मैं 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 15। देखो 2 1 जा 2, माइनस किया 1 0, 2 5 जा 10। क्लियर? तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे 15। तो जब मैंने, ये मेरा रफ वर्क है तो जब मैंने डिवाइड किया तो देखो ये वाली वैल्यू मेरी पहली थी, वो 13/15 थी, और 26/30 को जब मैंने सॉल्व किया तो वो भी मेरा 13/15 ही आ गया। तो दोनों वैल्यू जब मेरी सेम आती हैं डिवाइड करने के बाद सेम नंबर से, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, है ना। तो ये दोनों वैल्यू सेम आई, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपकी मैम किस मेथड से करवा रही है। एक HCF वाली मेथड भी होती है, अगर उससे करवाएं तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको इजीएस्ट मेथड देखनी है तो ये है। क्लियर? और अगर आपको डिविजिबल या फिर डिवाइड करते बनता है तो ये बहुत अच्छी मेथड है, फिर ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये जो मैंने सेकंड बताई, अगर आप ये समझ पाते हो तो बहुत बहुत फायदे वाली मेथड है ना, आपको आगे बहुत काम आएगा इस मेथड से। बी वाला पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो पहले हम क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन 4/6 42/54। तो पहले मैं इसको सेकेंड ही मेथड से मैं प्रेफर करूंगा आपको सॉल्व करवाना। क्लियर? तो 4/6 को जब अगर कोई सेम टेबल में आते हैं क्या, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे पता है 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 2 जा 4, है ना, और 2 3 जा 6। तो मैं 4/6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2/3। क्लियर? अब मैं 42/54 को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो 42 और 54 दोनों मेरे आते हैं किसकी, 2 की टेबल में। तो जब मैं 42 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 21 आएगा, और 54 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 27 आएगा। क्लियर?
आप डिवाइड करके देख सकते हो। और मैंने कैसे पता किया कि ये 2 की टेबल में आएंगे, बाय द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के नंबर इवन होंगे तो वो 2 की टेबल में आते हैं। आगे देखते हैं 21 और 27, क्या ये दोनों फिर से किसी सेम टेबल में आते हैं? हाँ आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं बताओ मुझे? 3 की। 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27 आते हैं ना। 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27 सेम टेबल से काटना है, बस ये याद रखना। अब 7 और 9 क्या किसी सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब 4/6 को मैंने शॉर्ट फॉर्म मींस सिंपलीफाई फॉर्म में 2/3 लिख सकता हूँ और 42/54 को 7/9। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे, है ना। सो 4/6 आंसर लिखेंगे, 4/6 एंड 42/54 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। और इसको अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। अगेन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके लिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 42/54 जो मेरी सेकंड मेथड थी उससे मैं बता रहा हूँ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 4 और 54 को, तो 4 × 54 करो, फिर मैं कर देता हूँ 54 और 4 को, 4 4 जा 16, 5 4 जा 21, 216 आएगा। ठीक है। और फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 और 42 को। ठीक है। तो ये दूसरी मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट मेथड पिछले क्वेश्चन में भी मींस फर्स्ट पार्ट में भी हमने 2 मेथड से किया था, यहाँ पे भी मैं दूसरी मेथड से ही बता रहा हूँ आपके लिए। तो 6 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है, 42 और 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 25, 252। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है ना, तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चों नहीं होंगे। अगर इक्वल आते तो इक्विवेलेंट हो जाते, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई थी ना, इसलिए हमने बोल दिया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्वल आते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और नहीं आते हैं तो नहीं होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों आप सी डी और ई पार्ट खुद से ट्राई करना है आपके लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्वेश्चन। क्लियर? और जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना ही इजीली आप पे ये सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, है ना। अगर पसंद आई ये वीडियो, इफेक्टिव लगी हो या फिर कोई भी आपको अलग से सजेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। बाकी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।